मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश पहुंचकर किया योग, बोले शिव की भूमि पर योग का हुआ सुखद अनुभव। धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी कल, लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक, कई मुद्दों पर हो सकते हैं अहम फैसले। नीट पेपर लीक के विरोध में कोर्ट द्वार में कांग्रेस का प्रदर्शन, दून में एनएसयूआई ने फूंका सरकार का पुतला। सहस्त्राल ट्रैक के हादसे के बाद तेज हुआ काम, मुख्यमंत्री ने जारी किए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी, यूपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा है, 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंच रही मांग। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, देहरादून समेत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जोरदार बारिश, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर थी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर है, दून का बदला मौसम, अचानक हुई वर्षा से लोगों को मिली राहत। देहरादून से खबर, दून का बदला मौसम, अचानक हुई वर्षा से लोगों को मिली राहत। लोगों को मिली गर्मी से राहत, बारिश से तापमान हुआ कम। जून महीने की चिलचिलाती हुई गर्मी से अब प्रदेशवासियों को राहत मिलने वाली है। प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बीते 2 दिनों में हुई वर्षा से तापमान में 5 से 6 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। हालांकि आने वाले 1-2 दिन तापमान कुछ डिग्री बढ़ने की संभावना है, लेकिन 24 जून से मानसून सत्र की शुरुआत होने की संभावना है, जिसके प्रदेश में बारिश और अंधड़ देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। बीते दिन हुई प्रदेश में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत मिली। हालांकि अब फिर से खिलखिलाती धूप आई है और आने वाले 2 से 4 दिन में फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 24 जून से प्रदेश में मानसून शुरू होने वाला है, जिसके चलते तापमान में फिर से गिरावट होगी और प्रदेशवासियों को फिर से एक बार तपती हुई गर्मी से राहत मिलने वाली है। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से। तापमान की बात करते हैं तो अभी करीब जो है सामान्य के पास आ गए थे एकदम, जो है कल परसों 1-2 दिन पहले। और इसके साथ ये आज से अगर आगे देखें तो 1 से 2 डिग्री तो सामान्य से ऊपर हो जाएंगे, 3 डिग्री तक भी आप कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में आज और कल अगर मैं बात करूं और परसों भी वन जो है जो 21, 22, 23 तक अगर मैं देखूं तो इसमें मैदानी क्षेत्रों में 37 से 38 के बीच ही रहने वाले हैं। एक दुक्का 39 तक भी होगा, लेकिन 40 से ये 40 डिग्री से नीचे रहने वाले हैं। इसी तरह हिल्स में बात करेंगे तो वहाँ पर भी तापमान अब कम है और वहाँ भी अगर 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी अब आगे आने वाले जो 2 दिन है 22-23 में या आज भी जो है तो 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी आप कह सकते हैं, वो भी 28 से 29 तक वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन 30 डिग्री अब नहीं पहुँचने वाले, जिससे कि हीट वेव कंडीशन के लिए फिर देखा जाता है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को वरिष्ठ नेता और एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में नकल कराने वाले परीक्षार्थियों को मेरिट में आ गए हैं और मेहनत करने वाले छात्र एक बार फिर इस परीक्षा से पेपर लीक होने के कारण वंचित रह गए। उन्होंने कहा कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनके द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं कराई जा रही हैं सभी पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, सरकार एक तरफ से शुचिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और नकल मुक्त परीक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ चाहे राज्य सरकार आयोजित कर रही हो
या केंद्र सरकार कर रही हो, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रही है, सब में पेपर लीक हो रहा है। एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में जो है पेपर लीक हुआ है। नकल करने वाले बच्चे सब टॉपर बने हैं और जिन लोग बच्चों ने मेहनत कर रखी थी वो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम कांग्रेस जनों ने पूरे देश भर में आज भारत सरकार का पुतला फूंका और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बुद्ध पार्क में पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन परीक्षाओं से देश के डॉक्टर और इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी बनते हैं, अगर उन परीक्षाओं में ही इस तरह की धांधली होगी तो हमारे देश का युवा का भविष्य क्या होगा। वक्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पेपर लीक हुआ, आज तो हद हो गई कि नेट के एग्जाम हो गए। परीक्षार्थियों ने एक लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक उम्मीद में होते हैं कि हम योग्य जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अब हो क्या रहा है कि उसके बाद वेबसाइट में जब जारी हुआ कि पेपर लीक हो गया, तो भविष्य से खिलवाड़ करना, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार कर रही हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, तो आप इस देश को कहाँ ले जाएंगे। इसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी सीधे रूप से इसमें जो बेईमानी हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो परीक्षा का मंदिर जिस पर आस्था करके लोग अटूट विश्वास करके परीक्षा देते हैं, नीट जैसी परीक्षा में बेईमानी हो रही, इसका मतलब केंद्र सरकार इस पर विफल रही है। और जिन्होंने भी ये कृत्य किया, केंद्र सरकार को इसको आगे आकर इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो पुतला दहन का कार्यक्रम हमने बुद्ध पार्क में किया, जो अभी नीट का पेपर हुआ था कुछ समय पहले, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी उसकी फीस जाती है। खुद हमारे बच्चे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई सेंटरों में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, पूरा मतलब 710 नंबर एक ही उसमें, मतलब सेंटर में कम से कम 60 या 40 बच्चों के लगभग ऐसे नंबर आए थे। एक दिखावा था और भाजपा सरकार जो भी अपने ये नए नए कानून लाती है उनको प्रचार प्रसार करके ऐसा दिखाती है इसकी बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन वो धरातल पे कहीं पर नहीं रहता। फिर देखिए नीट और नेट पर पेपर लीक हो चुके हैं और युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा सरकार द्वारा खेला जा रहा है। खबर उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट से है, जहां पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति को लेकर 15 दिनों से लगातार धरना जारी है। आज व्यापार मंडल बड़कोट के द्वारा संपूर्ण बाजार बंद कर नगर में विशाल जुलूस प्रदर्शन किया गया। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि आज की डेट में 15 दिन से नगरवासी धरना दे रहे हैं बड़कोट में, और एक ही समस्या उनकी पानी की। लगातार 3 महीने से जो है पानी की इतनी समस्या है बड़कोट नगर में कि हमारी माताएं बहनें उनकी तबीयत खराब होने लगी है। तो जब हमने उनका संघर्ष देखा, वहाँ आज हमें हमारे व्यापारियों के द्वारा मजबूरन हमें पूर्णबंदी बाजार बंद करना पड़ा। और जो आज हमारे व्यापारी यात्रा सीजन चल रहा, पैसा कमाने के लिए बैठे थे और उनका जो त्याग करा, उस त्याग को देखते हुए आज संपूर्ण नगर का जो हमारा बाजार है वो इस समर्थन में, और एक ही मांग है कि बड़कोट की जो पंपिंग योजना है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो। पेयजल का जो संकट है पूरे राज्य के अंदर है और बड़कोट के अंदर इस समय एक बड़े पेयजल संकट के रूप में उभरा हुआ है। उभरा हुआ इसलिए है कि एक तो जो पेयजल का स्रोत है वो सूख गया है, दूसरा जो लंबे समय से पेयजल की जो जापान के द्वारा जो वित्त पोषित फंड है वो अब तक यहाँ की पेयजल योजना को नहीं मिला, इसके लिए लोग आंदोलनरत थे। और निश्चय ये आंदोलन राज्य सरकार पे, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के खिलाफ है और पुष्कर धामी के खिलाफ भी यहाँ पे नारे लगने चाहिए, जिसमें कुछ लोग मुझे लगता है कि उनको आपत्ति हो रही है। उनका मानना है कि हमारी सरकार से मांग है। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार से मांगे तो सरकार का व्रत रखो, नवरात्रि के व्रत रखो, एकादशी के व्रत रखो। अगर ये आंदोलन है तो ये सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस सरकार को चेत जाना चाहिए कि 15 दिन हो गए, बड़कोट का जनमानस, बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, मेरे युवा सड़कों पे हैं, कर्मिक अनशन पे हैं और सरकार अब तक नहीं जाग रही है। यही सरकार कहती है कि हर घर नल हर घर जल। नल तो है, जल नहीं है। और ये विडम्बना है कि हम यमुना के तट पे रहते हैं, प्रत्येक पड़ाव है ये प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम का, और यहाँ जो देश विदेश से तीर्थयात्री आ रहे हैं, आम जनमानस के साथ वो भी परेशान है। ये सरकार कहती थी
कि हम यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं जुटाएंगे। एक पानी भी उसमें जो है सुविधा के रूप में आता है। सरकार ने क्या काम किया आज तक? अगर सही मायने में सही ढंग से अगर जो योजना का स्वरूप सरकार देने में कामयाब होती तो आज तक ये समस्या मिट गई होती। और अभी भी समय है, नहीं तो आंदोलन बहुत विकराल रूप लेगा। सबका समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है कि सरकार चेत जाए और इस पंपिंग योजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृति दे और काम शुरू करे। हल्द्वानी में भीषण गर्मी के बीच हो रही भारी विद्युत कटौती को लेकर अब व्यापारी भी आक्रोशित हो चुके हैं। व्यापारियों ने बिजली विभाग के दफ्तर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों को बिजली कटौती से हो रहे नुकसान के साथ साथ भीषण गर्मी से परेशानी का हवाला देते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती से व्यापार तो ठप हो ही रहा है, साथ ही साथ आम जनता भी पूरी तरह से परेशान हो रही है। बिजली की स्थिति वर्तमान में सही है। बीच में इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे हमें कुछ रोशनी करनी पड़ रही थी, हमारा सिस्टम भी ओवरलोड हो रहा था। दूसरी तरफ पिटकुल से भी थोड़ा सा ओवरलोडिंग थी, जो हमने समाप्त कर दी है। हमने 2 ट्रांसफार्मर केडी चौराहे के जो थे, एक ट्रांसफार्मर हमने कमलवागाजा से और एक ट्रांसफार्मर काठगोदाम सब स्टेशन से चला दिया है पिटकुल के, जिस वजह से अब रोस्टिंग खत्म हो गई। ओवरलोडिंग के कारण जो रोस्टिंग हो रही थी वो नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त है 19 तारीख। बिजली कटौती को लेके पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, हमारा बाजार का तो है ही है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा चरमराया हुआ है। हमारा इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पूरा मतलब पूरा कारोबार हमारा बिजली से संबंधित सारा कारोबार जो है बिना बिजली के 1 घंटे नहीं चल सकता। बड़ा हास्यास्पद विषय है। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं हम इसे, और ऊर्जा प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि इसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है अधिकारियों की ऊर्जा भी खत्म हो गई। ये हालात हो गए हैं, दिन में बिजली गायब, रात को बिजली गायब। अभी मैं कल उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, मेरठ गया, गाजियाबाद गया, बिजली जा ही नहीं रही है। विद्युत कटौती हो रही है और इस कदर हो रही है, कोई इनका टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि लोड बढ़ा हुआ है, भाई गर्मी है, लोड तो बढ़ेगा बढ़ेगा। इन लोगों को पहले से ये सारी तैयारी करनी चाहिए। इस समय उपभोक्ता परेशान हो रहा है, लंबे लंबे बिल देते समय ये पूरी कार्रवाई करते हैं, यहाँ तक कि मीटर तक सीज कर देते हैं। ऐसी स्थिति आती है, और जब इनकी बारी आती है तो ये लोग अधिकारी जो है केवल पल्ला झाड़ते हैं कि लोड नहीं है या वहाँ बाहर से बिजली नहीं मिल रही है। ये व्यवस्था आपकी है, देखिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने THSC के सहयोग से आज नैनीताल में डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवाओं जिन्होंने 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली है आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान कर उन्हें कौशल डेस्टिनेशन गाइड बनने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रतिभागियों ने THSC और पर्यटन विभाग ने प्रमाण पत्र और जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये टूर गाइड की ट्रेनिंग है। इसमें अभी क्या होता क्या, जैसे बाहर से टूरिस्ट आ रखा है, जो यहाँ की लोकल की जैसे डेस्टिनेशन है उनका जैसे हमें पता रहेगा तो हम वो चीज़ को अपना जो टूरिस्ट है उसको दिखा सकते हैं। जैसे मंदिर है, बहुत सारे मंदिर ऐसे ऐसे हैं जिनके अभी जिक्र ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो जैसे हमें ट्रेनिंग अभी मिल रही है। हमारा पहला दिन है, जो हमें बाद में आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, वो भी हमारे लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद है, जिससे जो बाहर का आदमी अगर टूरिस्ट आए तो हम पर ट्रस्ट करेगा। जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्कीम चला रखी है जो टूर गाइड की, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और बाहर से जो एक हमारे पास एक आइडेंटिफाई रहेगी कार्ड की। टूरिस्ट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और THSC जो है, इन्होंने ये स्किल इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग निकाली है गाइड्स के रूप में, है डेस्टिनेशन ट्रेनिंग टूर गाइड्स की। इसका मेन मकसद ये है कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो जैसे एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, तो इसके आसपास का एरिया और नैनीताल का जो डिस्ट्रिक्ट है इसको इस तरह से डेवलप करा जाए, जो गाइड आएंगे ट्रेंड होकर यहाँ से, वो अपने क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएँ और टूरिज्म को आगे बढ़ाएँ। नैनीताल व भीमताल के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों ने जल संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने अधिशासी अभियंता कार्यालय में ज्ञापन देकर नगर में हो रही पेयजल समस्या का समाधान करने को कहा। ज्ञापन देने जल संस्थान पहुंचे लोगों का आरोप है कि गर्मी के मौसम में जल संस्थान द्वारा नगर में पानी की आपूर्ति में कटौती के चलते उन्हें पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हर वर्ष ग्रीष्मकाल के दौरान लोगों को इससे जूझना पड़ता है।
इस बार वर्षा काफ़ी टाइम से नहीं हुई और पानी की जो है सर्वत्र जो है कमी महसूस की जा रही है। नैनीताल, भवाली, भीमताल सभी की ये एक शिकायत आम हो गई है कि पानी जो है 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और उससे जो है उससे हमारी जल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। जहाँ जहाँ पानी की कमी है, चाहे वो नैनीताल का क्षेत्र हो, चाहे वो भीमताल का क्षेत्र हो, चाहे वो जो है भवाली का क्षेत्र हो, लॉन्ग टर्म स्कीम्स बननी चाहिए ताकि जो है लोगों को राहत मिल सके। देखिए, अभी मेहरा गांव में कोलूधार कॉलोनी है, यहाँ के कुछ शिष्टमंडल अभी मिला है मेरे से आके, तो इन्होंने बताया कि गर्मी के सीज़न में इनकी पानी की जो पूर्ति है वो पर्याप्त नहीं हो पा रही है। दिन में इनको 1 घंटा पानी मिल रहा है और डिमांड चूँकि ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मियों में, और मैंने अभी अपने SDO को भी निर्देश दिए हैं कि इनका जो 1 घंटे का टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा के 1 घंटा कर दिया जाए। जैसे अभी बताया आपको, जल जीवन मिशन में मेहरा गांव के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बननी है, पर्टिकुलर मेहरा गांव के लिए। तो इस स्कीम में ट्यूबवेल का काम कंप्लीट हो चुका है और पाइपलाइन का काम भी पूरा हो चुका है, अभी केवल बस टैंक बनने बाकी है। रुद्रपुर के आवास विकास स्थित एक मकान में खाना बनाते समय बड़ा हादसा हुआ। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर फटने से खिड़की व दरवाजों के साथ ही रसोई का सारा सामान जलकर खराब हो गया। आवास विकास में घर के पास ही एक कार्यालय है, जहां कार्यालय की रसोई में भोजन बना रहे थे, जहां अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसको देख ऑफिस संचालिकाओं ने दौड़कर जान बचाई। ये हमें जो है सिटी से सूचना मिली कि आवास विकास में किसी रसोई में आग लगी है। तुरंत हमने घटनास्थल के लिए गाड़ी रवाना करी। वहाँ जाके देखा गया तो एक सिलेंडर उसमें फट चुका था और दूसरे सिलेंडर में आग लगी थी जो कर्मचारी द्वारा बुझाई गई, और जान का कोई खतरा नहीं इसमें हुआ है। हाँ, ये कुछ किराएदार इसमें रहते थे, कोई फैक्ट्री के कोई कर्मचारी रहते थे इसमें, उनकी रसोई में ये आग लगी थी। इंडियन कंपनी का सिलेंडर है। जांच अभी नहीं की गई है, ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में आयुष विभाग के बहुउद्देशीय भवन परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे देश में वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों संस्कृतियों ने योग को अपनाया है। आज संपूर्ण विश्व योगा को स्वीकार कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत एवं भारतीय संस्कृति की स्वीकारता को दर्शाता है। हमारी भारतीयता हमारे देश में वर्षों से ऋषि द्वारा जिसकी शुरुआत की गई है, पूरे देश में इसको अपनाया। आज पूरा विश्व इसकी महत्व में तो कहीं ना कहीं ये भारतीयता और भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता पूरे दुनिया में, जिससे आज सैकड़ों देश योग दिवस मना रहे हैं और योग के माध्यम से अपने मन को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जिससे योग को उन्होंने एक माध्यम बनाया। ये एक संदेश है कि आज दुनिया के अंदर हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोगों में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी एक जागरूकता बढ़ी है और साथ योग के महत्व को समझा। इस योग ने न केवल स्वस्थ रखने का काम किया, बल्कि अगर आप देखेंगे आज हमारे देश के सैकड़ों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को दुनिया में जगह जगह रोजगार भी देने का काम किया, रोजगार भी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर KVS प्रीमियर ग्रुप ने योग शिविर का आयोजन कराया। रामनगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में शिविर का शुभारंभ ग्रुप के MD देवेंद्र अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर KVS प्रीमियर ग्रुप की प्रकाशित योग दैनिक चतुर्थ संस्करण का भी विमोचन किया गया, जिसका निःशुल्क वितरण पूज्य माताजी स्वर्गीय विनोद देवी जिंदल जी की स्मृति में KVS प्रीमियर फाउंडेशन ने किया। संदेश तो बड़ा सरल है, करो योग रहो निरोग। आज सभी ने इस बात को महसूस कर लिया है कि जीवन में स्वस्थ रहने का सबसे सरल और माध्यम जो है वो योग ही है, और इसीलिए इसका प्रचार और प्रसार भी निरंतर हो रहा है। महर्षि पतंजलि योग समिति द्वारा हर वर्ष हमारे साथ मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि अधिक से अधिक लोग योग के प्रति जागरूक हों, अपने जीवन में इसका अनुपालन करके स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो स्वस्थ विचारों का उसमें सृजन होगा, और स्वस्थ विचार ही एक सकारात्मक कार्य के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं।
और कुल मिलाकर अगर सब लोग योग के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र का विकास भी सुनिश्चित है। इस विषय में जागरूकता के लिए हर वर्ष हमारे द्वारा ये कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाता है और इसमें नगर भर के सभी बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसमें सहभागिता करते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर आर के पांडे ने बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र जमा किए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लखपत सिंह भुटोला ने अपना पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी एक दिन पहले ही नामांकन कर चुके। इस प्रकार बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आगामी 24 जून को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 26 जून तक नाम वापस लिया जा सकता है। उपचुनाव के लिए विधानसभा बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने और 13 जुलाई को मतगणना होनी है।